हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, वो ये पार्ट 1 थे और ये जो है पार्ट 2 है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। पार्ट 2 पहले देख लीजिएगा, तभी पार्ट 2 आप देखेंगे ताकि समझ में ज़्यादा आ सके। इसमें देख लेते पार्ट 1 में कि कौन कौन से वंश ने कब से कब तक शासन किए थे। हम उसी को देखेंगे जो है पार्ट 2 में होगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हट का है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखिएगा, जिसमें से पहला है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मगध वंश, मगध साम्राज्य का अंतिम वंश जो है नंद वंश है। देखिएगा, हर्यक वंश बिंबिसार एवं अजातशत्रु एवं उदयन है, जिसमें से शिशुनाग वंश में है शिशुनाग, कालाशोक, महानंदी जिसे नंदीवर्धन भी कहा जाता है, महापद्म नंद और नंद वंश है। महापद्म नंद और नंद वंश है। हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये देखते हैं कि आगे क्या है, एक मिनट देखिएगा। क्या तो देखिएगा, जरासंध जो है बृहद वंश का है। जरासंध जो है बृहदत वंश का है, जिसकी राजधानी ग्रीवरज थी। क्या तो ग्रीवरज थी। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है, इसने अपनी राजधानी राजगीर बनाया था। उदयन हर्यक वंश का था, पाटलिपुत्र इसने अपनी राजधानी बनाई। शिशुनाग जो थे शिशुनाग वंश के संस्थापक, जिसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाए थे। आप इसे ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं आगे, हम ये सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से सुनिएगा और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बन जाए तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने और हम एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सके। आइए देखते हैं कि आगे क्या था। देखिएगा, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, क्या बोले हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। देखिएगा, मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक है। मगध जो है प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में से एक है। बौद्ध काल एवं प्राचीन काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद जो है मगध ही जाना जाता है। कौन तो मगध ही जाना जाता है। मूल रूप से इसकी स्थिति दक्षिण बिहार में है। मूल रूप से इसकी स्थिति दक्षिण बिहार में शामिल है, जिसमें गया और पटना जिले शामिल है। तब पूछेंगे मगध साम्राज्य में वर्तमान में कौन से जिले शामिल है, तो गया और पटना जिले शामिल है। मगध साम्राज्य का उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। मगध साम्राज्य का उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बता देते हैं इसकी पिछले वीडियो में कि 16 महाजनपद की संख्या है, जो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र के अनुसार बताया गया है। एक है जैन धर्म और दूसरे हैं बौद्ध धर्म। हम इसे पिछले वीडियो में अर्थात इसके पहले ही बता दिए हैं। अगर महाजनपद की वीडियो भी नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जाके देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ाई हैं। आइए देखते हैं आगे क्या। तो देखिएगा, एक मिनट देखिएगा। क्या तो ऋग्वेद में क्या बोले हैं, ऋग्वेद में यद्यपि का उल्लेख नहीं मिलता है। यद्यपि का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु क्या तो कोटक मानव जाति और उसके या इसके शासक प्रेमदंग का उल्लेख मिलता है। प्रेमदंग का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की जाती है। देखिएगा, प्रमुख शासक क्या तो राजधानी है। प्रमुख शासक क्या तो राजधानी है। देखिएगा, जरासंध बृहद वंश के थे, जिसकी राजधानी अपनी राजधानी ग्रीब्रिज बनाए थे। बिंबिसार हर्यक वंश, जो अपनी राजधानी राजगृह बनाए थे। उदयन हर्यक वंश के शासक थे, जो अपनी राजधानी कहाँ बने तो पाटलिपुत्र। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, बिंबिसार हर्यक वंश के थे, लेकिन अपनी राजधानी राजगीर बनाए थे। लेकिन उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ तो पाटलिपुत्र बनाए थे। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना 3 नदियों के संगम पर किए थे। हम इसके पिछले वीडियो में ही आपको
बता चुके थे। अगर वो वीडियो देखें तो आप इसका जवाब कमेंट में बताइए कि कौन कौन से नदियों के संगम पर किए हैं। आगे क्या है तो देखिएगा, शिशुनाग वंश के संस्थापक हैं, जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र नहीं सॉरी क्या तो वैशाली बनाए हैं, कहाँ तो वैशाली बनाए हैं। कालाशोक भी शिशुनाग वंश के शासक हैं। कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक हैं, जो अपनी राजधानी कहाँ तो पाटलिपुत्र बनाए, कहाँ तो पाटलिपुत्र बनाए हैं। देखिए, मगध साम्राज्य की स्थिति जो दक्षिणी बिहार में पड़ता है, यह जो है गया और पटना जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या तो मगध साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक है। उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक है। पूर्व में चंपा से पश्चिम सोन नदी तक विस्तृत है। पूर्व में चंपा से पश्चिम सोन नदी तक विस्तृत है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह दक्षिणी बिहार की स्थिति है, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया है। देखते हैं कि आगे क्या, तो एक मिनट देखिएगा क्या देखिएगा। यह जो है मगध जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है। इसी प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हुआ है। अखंड भारत के रूप में हुआ है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान तथा पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति के केंद्र बिंदु रहा है। केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं मगध राज जो बृहद वंश थे। बृहद रथ वंश थे। देखिएगा, मगध की स्थापना का श्रेय बृहद्रथ को जाता है। उसके बाद उसके पुत्र जरासंध ये जो है महाभारत से संबंधित है। जरासंध से मगध पर शासन किया, जिसने गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाई। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है तो एक मिनट देखिएगा। बनाए मगध के सबसे प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत एवं पुराणों में मिलता है। जरासंध का पराक्रमी शासक था, जिसने कई राजाओं को पराजित किया था। इसी प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में भी जाना जाता है। मगध प्राचीन ही राजनीतिक उत्थान एवं पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागरूकता का केंद्र बिंदु रहा है। उसे श्री कृष्ण के कहने पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर पूछेंगे अंतिम शासक क्या तो रिपुंजय थे। तब पूछेंगे क्या, देखिएगा एक मिनट। बृहद वंश के अंतिम शासक कौन थे? रिपुंजय थे। जो यहाँ पर दिख रहा है रिपुंजय थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मगध राज जो हर्यक वंश से संबंधित, देखिएगा बृहद रथ के बाद जो राजवंश सत्ता में आए हुए कौन थे? हर्यक वंश थे। इस वंश का महान शासक बिंबिसार था। बिंबिसार 544 से 492 थे। हर्यक वंश प्रथम शासक बिंबिसार बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था। मत्स्य पुराण के अनुसार बिंबिसार को क्षेत्रोजस और जैन साहित्य के अनुसार क्या तो क्षरेनिक या क्या तो श्रेणिक भी कहा जाता है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में ही मगध के शासक बना। 15 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। ये सभी हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। वे पार्ट 1 थे। बिंबिसार का विवाह, प्रथम विवाह, दूसरा विवाह और तीसरा विवाह। देखिएगा, प्रथम पत्नी चेल्हन्ना, दूसरी पत्नी महाकौशल एवं तीसरी पत्नी क्षेमा थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री मगधोत्री सीमा से चेतक की पुत्री से की थी। दूसरा विवाह कौशल प्रेषणजीत की बहन से की थी, जो काशी प्राप्त की थी। ये मगध को सुरक्षित की। और तीसरे विवाह मदर देश पंजाब की राजकुमारी से की थी। बिंबिसार से अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके उसने अपने राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक
नियुक्त कर दिया गया। कालांतर में लिच्छवी की बढ़ती शक्ति को देखकर बिंबिसार से उत्तर की ओर नई राजधानी राजगिरी दिखा। उत्तर की ओर एक नई राजधानी राजगिरी दिखा। बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव और उसका विस्तार 900 मील तक था। बिंबिसार से भिक्षुओं के लिए नदी पर शुल्क क्या तारपर समाप्त कर दिया था। बिंबिसार की मृत्यु अपने पुत्र बंदी बनाए जाने के कारण 492 ईसा पूर्व में हो गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अजात शत्रु क्या बोले हैं? अजात शत्रु जो 492 से 460 ईसा पूर्व थे। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजात शत्रु जो कुनी के नाम से भी जाना जाता है वह मगध के गद्दी पर बैठा। क्या औपतिपत सूत्र में अजात शत्रु को देवनाम प्रिय कहा गया। देवनाम प्रिय भी कहा गया किसे? तो अजात शत्रु को भी देवनाम के नाम से भी जाना जाता, देवनाम प्रिय। अजात शत्रु ने ही पाटलिपुत्र दुर्ग का निर्माण किया था। अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजात शत्रु ने ही विंजी, संग, कौशल और काशी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। प्रेसी ने जीत से अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजात शत्रु से कर दिया। दोबारा काशी के ऊपर अधिपत्य कर लिया है। अजात शत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध में ही मिला डाला। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अजात शत्रु के शासन काल में 8वें वर्ष में बौद्धों की निर्वाण प्राप्त हुई। उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसी काल में राजगृह की सतपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईस्वी में। कालांतर में इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष और बौद्ध सभाओं के अनुसार 32 वर्ष तक शासन करने वाले अजात शत्रु थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महाजनपद की वीडियो हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। लिंक आपको दिया गया है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा। क्या है? तो उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व। उदयन ने गंगा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर की स्थापना की तथा राजगिरी से उसे अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली और अपनी राजधानी का तो पाटलिपुत्र बना लिया है। यह जैन धर्म में विश्वास रखता था। उदयन जैन धर्म में विश्वास रखते थे। इसकी हत्या एक व्यक्ति ने छौड़ा भोंक कर दी। यहाँ छोड़ा लिखा गया है क्या? तो छोड़ा भोंकर हत्या कर देगी। आप इसे ध्यान से रखिएगा। उसके बाद उसके 3 पुत्र ने शासन किए, अनिरुद्ध, मुंडक क्या नागदशक। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, कहीं कहीं दर्शक मिलता है। अंतिम शासक नागदशक थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। ये क्या बनारस के राजा गवर्नर था। शिशु अवस्था में उसकी माता पिता ने उसका परित्याग कर दिया। बाद में उसकी रक्षा एक नाग ने की, इसीलिए उसका नाम शिशुनाग पड़ा। इसीलिए उसका नाम क्या? तो शिशुनाग पड़ा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व तक रहा। महावंश पुराण में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की क्या है वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुआ है कहा गया है। शिशुनाग जो है एक लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न माना जाता है। पुराणों के अनुसार वे क्षत्रिय हैं। पुराणों के अनुसार वो क्या? तो क्षत्रिय। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया तथा वाजी पर नियंत्रण कर लिया और पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी भी बना लिया। शिशुनाग जो थे पाटलिपुत्र को वैशाली को दूसरी राजधानी बना लिया था। आइए देखते हैं कि आगे क्या देखिएगा। 1 मिनट देखिए। हाँ क्या? तो देखिएगा। शिशुनाग ने अवंती राज्य के शासक क्या? तो नंदीवर्धन क्या? तो अवंतीवर्धन या नंदीवर्धन मिलता है को पराजित कर दिया। इससे मगध साम्राज्य की सीमा
सीमा मालवा तक पहुंच गया। शिशुनाग ने गिरिब्रिज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया, जो बाद में प्रधान राजधानी बन गए थे। प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम ऐतिहासिक स्थल शिशुनाग था। प्राचीन भारत में चुना गया प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन तो शिशुनाग माना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का भी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप इसे जाकर देख लीजिए। बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ाई है। ये देखते हैं क्या आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा। कालाशोक क्या है तो कालाशोक महावंश के अनुसार शिशुनाग की हत्या के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना है। पुराणों के अनुसार कालाशोक को क्या तो काकवर्ण भी कहा जाता है। उसने अपनी राजधानी दोबारा पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली थी। सिंघली महाकाव्य के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल में 10वीं वर्ष वैशाली में दूसरे वर्ष संगीति का आयोजन हुआ था। 2 संप्रदाय में विभाजित क्या थे स्थविर एवं महासंघिक। बाणभट्ट के हर चरित्र से ज्ञात होता है कि राजधानी राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। ये क्या तो बाणभट्ट के हर चरित्र से प्राप्त होता है। आगे क्या तो महानंदी या नंदीवर्धन महाबोधि के अनुसार कालाशोक की हत्या के बाद उसके 10वें पुत्र ने संयुक्त रूप से 22 वर्षों तक शासन किया था। कालाशोक के अधिकारों का शासन लगभग 344 ईस्वी पूर्व तक समाप्त हो गया था। महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। महानंदी या नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। महापदम नंद ने शिशुनाग वंश के शासक को समाप्त कर एक नए वंश की स्थापना की, जिसे नंद वंश के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो देखिएगा भद्रासेन कोंडीवर्ण मांगूरा सर्वज्ञ जगह जालिका उभग संजय गोप नंदीवर्धन पंचाक, ये जो है शिशुनाग वंश से ही संबंधित थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे नंद वंश शिशुनाग वंश का अंतिम शासक शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की अंत करके नंद वंश ने अपनी स्थापना की, जिसने उसे विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। पुराणों में महापदम जबकि महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया। किसे तो महापदम नंद को। पुराणों के अनुसार महापदम नंद को शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन की शुद्ध स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। ये किसके अनुसार है तो महापदम नंद के देखिए पुराणों के अनुसार। किसके अनुसार है तो पुराणों के अनुसार है। खारबेल की हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। कलिंग राजा के खारबेल की हाथी गुफा से पता चलता है कि नंद ने कलिंग को जीता और कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर ले आ गया तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। किसने तो महापदम नंद ने अपने जैन मंत्री कलब की सहायता से क्षत्रिय विनाश कर दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नंद या नंद वंश का अंतिम शासक नंद अंतिम शासक था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, लेकिन नंद वंश के प्रथम शासक कौन है तो महापदम नंद, जिसने यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा गया। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भी आक्रमण किया। किसके शासनकाल में तो घनानंद के ही काल में सिकंदर ने आक्रमण की। कब तो 326 ईसा पूर्व। तो पूछा जाता है घनानंद किसके समकालीन थे तो सिकंदर के समकालीन थे। जनता पर अधिपति कर
लगने के कारण जनता इससे असंतुष्ट भी था। लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से हत्या कर दी। किसे? तो घनानंद की। नंद वंश के राजा उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति एवं भूपतल राष्ट्रपाल क्या? तो गोविंद विनाशक, दस सिघट करवट तथा घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके पहले हम जितना पार्ट 1 पार्ट 1 करवा दिए थे और ये भी पार्ट 2 आपको करवा दिए हैं। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। मगध साम्राज्य से हमें पूर्ण विश्वास है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिकंदर अभियान। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।